मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा था कि अल्लाह और ओम एक हैं। और इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई है। मदनी ने कहा है कि हम सबसे पहले इसी देश में पैदा हुए और इसीलिए घर वापसी और सारे मुसलमान भी हिंदू हैं। ये बयान जाहिल जैसा है। बीजेपी की आई, हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिर परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारस। और दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब 16 फरवरी को चुनाव होगा मेयर का। एक महीने से लगातार तीसरी बार मेयर चुनाव टलने के बाद अब दिल्ली मेयर चुनाव की अगली तारीख 16 फरवरी तय हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने फिर से मेयर का चुनाव 16 फरवरी को कराने का सुझाव एलजी को भेजा था। मेयर चुनाव के लिए सबसे पहले एलजी ने 6 जनवरी की तारीख घोषित की थी, लेकिन मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर सदन में विवाद खड़ा हो गया था और हंगामे के चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन की मीटिंग स्थगित कर दी। इसके 18 दिन बाद 24 जनवरी को दोबारा मेयर चुनाव की घोषणा की गई। इस दिन मनोनीत पार्षदों सहित निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण पूरा हो गया, लेकिन मेयर चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की मांग पर विवाद खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी ने फिर एक बार सदन स्थगित कर दिया था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल समेत 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनके अलावा 12 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल के रूप में काफी चर्चित रहे हैं। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर को अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं।
पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। साथ ही पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इन बदलावों को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। उधर दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। डीडीए की इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई है और जमकर के प्रदर्शन किया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और कार्रवाई महरौली इलाके में चल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए डेमोलिशन ड्राइव के तहत कार्रवाई कर रहा है। डीडीए ने इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। भारी सुरक्षा के बीच डीडीए ये कार्रवाई कर रहा है। डीडीए की इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। दो दिन से डीडीए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है और आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है। इस दौरान लोगों ने डीडीए की इस कार्रवाई पर विरोध भी किया। कई बार जेसीबी मशीन के सामने रुकावट बनकर खड़े हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हाउस टैक्स और रजिस्ट्री के बाद कैसे लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे पर अब फर्राटे से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इससे न सिर्फ सफर आसान होने वाला है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा। इसकी कुल लंबाई करीब 1390 किलोमीटर है। पीएम मोदी आज इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली दोसा लालसोट के बीच इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा आसान हो जाएगी। यानी जिस जयपुर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे उससे अब 2 से 3 घंटे के बीच तय किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरे होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे देश का पहला एनिमल पास और स्ट्रेचर हाईवे है, जहां जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन में किया जा सकता है। इसे जर्मन तकनीक से बनाया गया है और अगले 50 साल तक कोई टूट फूट नहीं होगी। एक्सप्रेसवे के पूरे होने पर फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी आएगी। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से गुजरेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने इस मौके पर हवन पूजन भी किया। आज देश महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 साल तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर हवन पूजन भी किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के किए गए कामों को याद किया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई बुराइयों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो समाज सुधार के अपने काम में लगे रहे। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। वो एक समाज सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की में अब तक 24,617 लोगों की मौत हुई है, जबकि सीरिया में अब तक 5,279 लोगों की मौत हुई है। इमारतों के मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की में 24,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 80,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं अगर सीरिया की बात करें तो यहाँ पर 5,000 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी 5,000 के ऊपर पहुँच चुकी है। वहीं तुर्की से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर किसी की आंखें गमगीन हो गयी। राहत कर्मियों ने एक 7 महीने की बच्ची का रेस्क्यू किया।
बच्चे को मलबे से करीब 139 घंटे बाद निकाला गया। बचाव दल जब मलबे में लोगों को तलाश रहा था, तभी इस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। इस बीच भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि भूकंप की चपेट में आने से एक भारतीय की भी मौत हुई है। इसकी पहचान विजय कुमार के रूप में हुई। भारतीय नागरिक का शव तुर्की में कई भूकंपों के आने के कुछ दिन बाद एक होटल के मलबे से मिला है। भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी तुर्की में करीब 3000 भारतीय मौजूद हैं। यूएन के अधिकारी का कहना है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा और ज्यादा शव बरामद होने की संभावना है। पेपर लीक होने के बाद लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा आज हो रही है। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हर कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। देहरादून में पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच आज पटवारी लेखपाल परीक्षा आयोजित हो रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश में 498 केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं देहरादून जिले को 3 सुपर जोन और 8 जोन में बांटा गया है। पूरे देहरादून में धारा 144 लगाई गई है। सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। बता दें कि इससे पहले पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त करने के बाद 12 फरवरी को पुनः परीक्षा करने का फैसला किया था। पटवारी लेखपाल भर्ती को लेकर प्रदेश भर में सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सर्विस दी है, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए बसें लगाई गई हैं। यूपी के प्रयागराज से ऐसा वीडियो सामने आया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं आपके बच्चे के साथ भी स्कूल में इस तरीके का व्यवहार तो नहीं हो रहा। दरअसल प्रयागराज के एक निजी स्कूल से शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक बेरहमी से छात्र की पिटाई कर रहे हैं। छात्र दर्द के बारे करा रहा है, लेकिन शिक्षक है कि उसे उस छात्र पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे एक टीचर जल्लादों की तरह एक छात्र की पिटाई कर रहा है। बच्चे का कसूर बस इतना था कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। बच्चा पिटाई की चोट से तड़प रहा है, चीख रहा है, लेकिन शिक्षक है कि बस डंडे बरसाए जा रहा है। यह वीडियो प्रयागराज में खानपुर इलाके के एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां शिक्षक छात्र के होमवर्क नहीं करने पर उसकी पिटाई कर रहा है। शिक्षक जब छात्र की पिटाई कर रहा होता है, तब कुछ शिक्षक क्लास के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। छात्र छटपटा रहा होता है और बाहर खड़ा कोई भी शिक्षक उसे बचाने नहीं आता, बल्कि छात्र की पिटाई पर मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्लाद शिक्षक की पिटाई का वीडियो दूसरी कक्षा के किसी छात्र ने कैमरे में कैद कर लिया है और उसे वायरल भी कर दिया है। बेंगलुरु में एयर शो की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। इस साल कुल 731 विमान एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी इस शो का उद्घाटन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हवा की रफ्तार से गगन को भेदने वाला ये विमान उस सपने की कहानी है जो भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले देखा था। बेंगलुरु में पीएम मोदी इस एयर शो का उद्घाटन करेंगे। इस साल के एयर शो में एक तरफ भारतीय फाइटर जेट अपनी ताकत और स्पीड का नमूना पेश करेंगे, तो वहीं अलग अलग विमान हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इस साल कुल 731 विमान एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 633 प्लेन भारतीय हैं और 98 विदेशी। इस बार का एयर शो कई मायनों में अलग है। पिछली बार कोरोना की वजह से ये शो सिर्फ 3 दिन तक चला था, लेकिन इस बार इसे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारत की कोशिश है कि इस एयर शो के जरिए बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सके, जिससे मेक इन इंडिया के तहत भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी में और कई आयाम जोड़े जा सकें। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और उनकी मांग अब उन्हीं की पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अब मौर्य पर जुबानी प्रहार किया है। राकेश प्रताप सिंह ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल साथ नहीं देंगे जो रामचरितमानस का विरोध करता हो। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी नेता
स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर भी स्वामी प्रसाद के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी और समाजवादी नहीं हो सकता। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।